हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, भारत में कैसे संवैधानिक का विकास हुआ है, नियम अलग अलग, अंग्रेज रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह सभी बनाए, अलग अलग कानून बनाए अलग अलग विषयों के लिए। तो हम सभी आज इसमें कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? बताइएगा, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1973 में, 1974 में, 1773 में, 1774 में, 1784 में या 1793 में? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ये 1773 में पारित किया गया। और ये क्यों पारित किया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पारित हुआ था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनियां थी, उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहे थे उसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट 1973 लाया गया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया था? तो एक किस अधिनियम में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया या उसमें प्राविधान था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1813 का चार्टर अधिनियम या 1833 का अधिनियम या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784? तो किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद नियुक्त किया गया था? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक है, इसमें प्रथम बार बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और वो कौन था पहला बंगाल का गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, याद रखिएगा इसे, वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? बताइएगा, किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार अधिनियम, चार्टर अधिनियम या फिर ये 1784 जगह, चार्टर अधिनियम 1784, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय संविधान अधिनियम? तो किसके तहत हुआ था? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? बताइएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम उच्च न्यायालय स्थापित किया था, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं, तो उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे, फिलिप फ्रांसिस, कोर्टनी इल्बर्ट या इनमें से कोई नहीं? तो कौन था वो मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। ठीक है, और इसके साथ दो अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? बताइएगा, भारत के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के तहत जो समिति द्वारा निर्णय लिया गया था उसे वो स्वीकार करे या ना करे, उसके अपने ऊपर है। तो किस एक्ट में पारित हुआ था वो? 1786 ईस्वी का एक्ट, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट या 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट या फिर 1813 ईस्वी का एक्ट? तो किसमें यह अधिकार मिला? ये 1786 का ईस्वी का एक्ट का। ठीक है, 1786 का जो एक्ट था उसमें इसको यह अधिकार मिला गवर्नर जनरल को कि उस समिति द्वारा जो निर्णय लिया जाता था उसको अस्वीकार कर सकता था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया? बताइएगा, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया था? 1813 में, 1803 में या 1833 में या फिर 1893 में? तो कब समाप्त किया गया? जो भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में व्यापार करती थी या और दूसरों देशों में भी भारत से व्यापार करती थी, तो किस एक्ट में या कब समाप्त किया गया? तो ये
1803 के, ठीक है, 1803 के अधिनियम में ये समाप्त किया गया। ठीक है, चलते हैं मित्रों। और ये 1803 नहीं होगा, सॉरी सॉरी, ध्यान दीजिएगा, ये 1813 होगा। ठीक है, 1813 के एक्ट में इसका एकाधिकार समाप्त किया गया। और इसी एक्ट में, और लेकिन दो एक चीन और एक चाय पर, ठीक है, चाय का ये व्यापार कर सकता था और चीन में इसको व्यापार की अनुमति थी। ठीक है, इसका एकाधिकार, यानी चीन में कोई और कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, और चाय का व्यापार, ठीक है, ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1813 के अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, और इसी अधिनियम में 1813 के अधिनियम में जो ईसाई मिशनरी थे, इसी मिशनरियों को इसमें लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि भारत में जो ईसाई मिशनरी अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं और इसी का ये कह सकते हैं बहाना लेकर ये धर्म परिवर्तन भी करा लेते थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन एक नहीं था? तयगा 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें कौन सा इसमें से प्रावधान नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, या गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, या फिर काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, या फिर काउंसिल में सत्ताधिकारी के पदनाम को गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। तो इसमें कौन सा प्रावधान नहीं था? ये तो जो 1833 का अधिनियम आया, जो 1813 के अधिनियम में चाय और चीन को छोड़कर बाकी सभी इसके व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीन को भी इसमें संपूर्ण रूप से उसके व्यापार को समाप्त कर दिया गया। तो ये तो सही है। बाकी गवर्नर जनरल की काउंसिल विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति ये बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, ये इस अधिनियम में नहीं थी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी ये भी था, ये भी था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस कानून में पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया? बताइएगा, विधान परिषद का सृजन कब किया गया था? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1853 में, चार्टर एक्ट 1813 में, या फिर चार्टर एक्ट 1833 में? तो विधान परिषद की पद का सृजन कब किया गया था? ये 1853 के अधिनियम में। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 में विधान परिषद का सृजन किया गया। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? बताइएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या फिर चार्टर अधिनियम 1813, या फिर सेटलमेंट अधिनियम 1781? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? तो मित्रों ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, 1784 में हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट के 1784 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। बताइएगा, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाय के एकाधिकार व्यापार को खो दिया? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1833, या चार्टर एक्ट 1813, या चार्टर एक्ट 1893 में? तो अभी हमने किसमें बताया कि इनका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? ये चार्टर एक्ट 1833 में, चाय और चीन पर। ठीक है, तो और इसमें ये प्रदान किया गया था, इसमें सभी एकाधिकार तो सभी समाप्त कर दिए गए थे, केवल चाय और चीन को छोड़कर 1813 के चार्टर एक्ट में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन को स्थानांतरित किया गया। जो भारत का शासन था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, वो कब ब्रिटिश क्राउन के, या ब्रिटिश जो राजा थे, महारानी थी, उनको स्थानांतरित की गई? 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत, या 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, या फिर 1858 के भारत सरकार के नियम के अंतर्गत, या फिर 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत?
तो किसमें ब्रिटिश क्राउन को ये ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता हस्तांतरित की गई? ये 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, 1858 के जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके तहत जो भारत का शासन था ये ब्रिटिश क्राउन को चला गया कंपनी से। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किस एक्ट के तहत उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? चार्टर एक्ट 1833 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इनमें किस अधिनियम में, एक्ट में इन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? ये की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई? किस अधिनियम के तहत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। कब किया गया था? ये बजट पर बहस करने का 1892 में किया गया। लेकिन बजट पर तो बहस कर सकते थे, अपने विचार भी प्रस्तुत करते थे, लेकिन प्रस्ताव नहीं रख सकते थे। ठीक है, केवल अपने विचार रख सकते थे और ना प्रस्ताव रख सकते थे, ना उस पर मतदान करने के लिए कोई प्रस्ताव और रख सकते थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? किस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? 1861, 1867, 1892 या फिर 1909। तो किस अधिनियम के तहत की गई थी? ये 1892 के अधिनियम के तहत। ठीक है, परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? कहेगा एक साथ तीनों न्यायालयों की स्थापना हुई थी, बॉम्बे न्यायालय, मद्रास और कलकत्ता। तो कब हुई थी? 1851, 1871 या 1861 या फिर 1881। कब की गई थी यहाँ पे उच्च न्यायालय की स्थापना? 1861 में की गई थी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई? कहेगा प्रांतों में, तब तो प्रांत हुआ करते जब ब्रिटिश शासन था, अब तो राज्य बन गए हैं, लेकिन इसमें द्वैध शासन प्रणाली या दोहरी शासन व्यवस्था या प्रणाली कब लागू की गई थी? 1892 में, 1909 या 1935 या फिर 1919। तो कब की गई थी मित्रों? ये 1919। और इसमें कौन सा रिफॉर्म आया था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसमें जो चेम्सफोर्ड था वो वायसराय था भारत का, और मॉन्टेगू उस समय भारत का सचिव था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलते हैं मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित था। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार से क्या संबंधित था? इसमें शैक्षिक सुधार, सामाजिक सुधार या फिर पुलिस शासन में सुधार या संवैधानिक सुधार। तो कौन सा, किस सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए आया था मित्रों? ये संवैधानिक सुधार के लिए आया था। ठीक है, संवैधानिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? बताइएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, रॉलेट कमीशन या फिर साइमन कमीशन। तो क्या थे मित्रों? क्योंकि 1919 का जो एक्ट था
उसमें यह हुआ था कि 10 साल में जो भारत पर शासन हुआ उसे राजनीतिक जो स्थिरता थी उसकी जांच करने के लिए कमीशन आएगा। ठीक है, तो जो साइमन कमीशन आया था भारत में बना था तो 1927 में, और भारत कब आया 1928 में। इसे आना चाहिए था 1929 में। ठीक है, 10 साल का प्रावधान था, लेकिन ये 1 साल पहले आ गया। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन। भारत अधिनियम 1935 में इसकी रिपोर्ट पर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित थी। इसमें जो साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन ये सब हुए थे, ये उसी से संबंधित है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 बना था, इन्हीं की रिपोर्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त की। भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसमें से क्या समाप्त की गई थी, प्रांतीय स्वायत्तता, भारत की संघीय संरचना, या जिम्मेदार केंद्रीय सरकार, या फिर प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। तो भारत सरकार 1935 के अधिनियम से इनमें से क्या समाप्त की गई थी, इनमें से प्रांतीय व्यवस्था या दोहरी शासन व्यवस्था या डायरकी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 1919 में लागू की गई थी ये समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। रहेगा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। देखिएगा, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, या इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। क्या इसके द्वारा स्वतंत्रता मिली, बिल्कुल भी नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। और अगला है, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसमें ये भी नहीं है, और यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो क्या हो जाएगा, जो भारत का संविधान है सबसे ज्यादा जो लिया गया है संविधान में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। किसने कहा था कि यह एक कार ऐसी है जिसमें ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है। जब इंजन ही नहीं रहेगा तो चलेगा कैसे, उसमें ब्रेक का कोई काम ही नहीं है। तो किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, या सुभाष चंद्र बोस। तो किसने कहा था मित्रों, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। और सी राजगोपालाचारी क्या थे, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935 था, किसमें अस्वीकार कर दिया गया था। लखनऊ अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन, या फैजपुर अधिवेशन। तो किस अधिवेशन में यह स्वीकार किया गया था, ये लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन इस समय कब हुआ था, ये 1936 का। और एक अधिवेशन और महत्वपूर्ण है, वो कब हुआ था, 1916 का अधिवेशन, जिसमें नरम दल और गरम दल एक आए थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1936 में कांग्रेस ने इस भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा है। किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का एक सरकारी पत्र कहा है, अधिकार पत्र कहा है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, या अबुल कलाम आजाद। तो किसने कहा था, ये भी इसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, कि ये गुलामी का एक अधिकार पत्र है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कौन थे, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, 1938 में, 39 में। ठीक है, जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दिया था अपने त्रिपुरी अधिवेशन में, जो कि एमपी में है 1939 में, तो इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और अबुल कलाम आजाद ये 1940 से 1945 तक अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, 1940 से 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है मित्रों, हमारे क्वेश्चन इतने ही थे। और अगर सेशन पसंद आया हो आपको तो सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारी और भी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर, इस चैनल पे,
और आप उन्हें विजिट करके देख भी सकते हैं। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।